Dear students, good morning. Students, today we start with the new chapter that is government budget and the economy. स्टूडेंट्स हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप पहले देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन। फिर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। फिर हम बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट जिसमें कि बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री. It requires number of infrastructure, economic and the welfare activities. All these activities require the expenditure to be incurred. देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज करना अपने कंट्री के वेलफेयर को, जो कि जिसमें कि रिक्वायर क्या आते हैं, इट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ठीक है। तो आप ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर आप बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, ओके। और इन सभी एक्टिविटीज़ में जो है आपका बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत सारे इसमें पैसे को लगाया जाता है। और ये जो मतलब दिस रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक प्रॉपर पॉलिसी और प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, जिससे कि क्या होता है कि आप डिफरेंट चीज़ों में क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से वो पैसा आएगा, कैसे आप उसको एलोकेट करेंगे, मतलब उसका पूरा एक आपके पास होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए, ओके। तो ये फिर जो बात होगी कि इस सबका सलूशन क्या है, आपको इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखना है, वेलफेयर भी करना है अपने कंट्री का, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं, आपके पास होना चाहिए कि आप प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, तभी जाके सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी। तो गवर्नमेंट के पास इस सब का क्या है बताइए, द सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इज़ व्हाट, बजट। और इसी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, बजट को, गवर्नमेंट बजट को। और बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शंस फॉर द फिस्कल ईयर, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो भी कहो। गवर्नमेंट बजट क्या एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि शो करता है आइटम वाइज ऑफ रिसिप्ट्स, एस्टिमेट्स। आप देखिए यहाँ पे एस्टिमेट एक वर्ड लिखा हुआ है, आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट। एस्टिमेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनुमानित, एक आइडिया लगा रहे हैं कि भाई इतने आइटम्स में आपके पास इतना, मतलब कि आपको रिसीट मिलेगा, ठीक है। और आपको अनुमान लगा रहे हैं कि इतना खर्चा होगा इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है हम लोग के लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपके फादर की इनकम 50,000 है तो उन 50,000 रुपीज़ में से वो क्या करेंगे, मान लीजिए 5,000 रुपीज़ का राशन परचेज़ किया, 4,000 रुपीज़ का मिल्क परचेज़ किया, मंथली की बात हो रही है। तो और मान लीजिए 1,000 रुपीज़ का फिर क्या हो गया, आपने मेडिकल में खर्च किया, आपने 5,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट बच्चे को मान लीजिए स्कूलिंग और उनके ऊपर खर्च किया आपने। इसी तरह आपने बिजली का बिल दिया, आपने क्या किया, हाउस का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस बिल, आपने सब ऐसे पेमेंट करते, मतलब आपने ऐसा सबका पेमेंट किया। तो आपके पास मतलब देखा कि इतने इतने पैसे, मतलब टोटल आपके इतने पैसे मान लो
45,000 40,000 खर्च हो गए, जो 10,000 5,000 जो लास्ट में आपका बच रहा है 10,000 या 5,000, वो आपने बैंक में जमा कर दिया। ओके, अपने बच्चे के नाम आपने जमा कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, पहले आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में क्या हुआ, हम लोग के लाइफ में क्या हुआ, पहले हम लोग को सैलरी मिली तब हमने क्या किया, डिफरेंट चीज़ों में हमने खर्च किए। लेकिन सरकार क्या करती है स्टूडेंट्स, पहले वो अपने खर्चे को बनाती है और खर्चे के हिसाब से वो इनकम जनरेट करती है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग के नॉर्मल और सरकार में यही अंतर है बजट में। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि हम लोग खर्च करते हैं, और सरकार क्या करती है, पहले अपने एक्सपेंडिचर को बनाती है, फिर क्या करती है, वो इनकम जनरेट करती है। तो देखिए फिर से इस डिफिनेशन को, गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट, एक मतलब सालाना एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि शो करता है आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जो कि क्या शो करता है, हर एक आइटम वाइज आपकी कितनी प्राप्तियां हैं और खर्चे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और एक अनुमानित चीज़ें होती हैं, एक एस्टिमेट है। The receipt and expenditure shown in the budget are not the actual figure, but the estimated value for the coming fiscal year. Okay, एक एस्टिमेटेड वैल्यू है आने वाले समय के लिए, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, और फिस्कल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बजट होता है, लोकल गवर्नमेंट का बजट होता है। प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट, हाउएवर वी विल रिस्ट्रिक्ट और स्टडीज़ टू द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग केवल यूनियन गवर्नमेंट के बजट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में डिस्कस करना है, न कि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड आपका अनुमानित जो खर्चे हैं और अनुमानित जो आपके प्राप्तियां हैं, रिसीट हैं, ये प्लान होता है एज पर द व्हाट ऑब्जेक्टिव, क्या गवर्नमेंट का उद्देश्य है। फिर क्या बोल रहा है, जो इन इंडिया बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट ऑन द डे ऑफ द ऑन सच अ डे अ प्रेसिडेंट may direct it required the approval of the parliament before it can be implement. Okay, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट के बारे में, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स में जो पहला ऑब्जेक्टिव बोला है कि री एलोकेशन, एलोकेशन नहीं बोला है, री एलोकेशन, फिर से आप एलोकेट करिए रिसोर्सेज को। अब देखिए, थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू रिलोकेट द रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहा है इसमें, आपको रीएलोकेट करता है रिसोर्सेज को। और रीएलोकेट कैसे, देखिए आपके पास क्या है, टैक्स, पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, किसके थ्रू होता है बताइए स्टूडेंट्स, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। और दूसरा बोल रहा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि जो टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन देती है। किस में टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडी देगी, मतलब किसको देगी, प्रोड्यूसर को देगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोग को डिस्करेज भी करती है, जो कि मतलब हार्मफुल गुड्स देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि लिक्वर है, सिगरेट है, इन सब पे क्या करती है गवर्नमेंट, ह्यूज टैक्स लगाती है। और किसको सपोर्ट करेगी बताइए, खादी प्रोडक्ट, इनको क्या करेगी आप क्या करेंगे, इनको आप क्या करेंगे, आप इनकरेज करेंगे। ठीक है, तो इनको इनकरेज कैसे करेंगे, आप इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देंगे। और लिक्वर और सिगरेट के ऊपर क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें साफ साफ बोला है टैक्स कंसेशन और सब्सिडी में कि टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज
to the producers. For example, government discourages the production of harmful consumption goods like liquor, cigarette through the production of harmful consumption goods through heavy taxes and encourage the use of खादी product by providing subsidies. Okay. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में ये बताया है देयर आर मेनी प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are not undertaken by the private sector like water supply sanitation. अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल की बात कर रहा है। जब नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके सरकार मतलब गवर्नमेंट का आपको ज़्यादा यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। सच एक्टिविटीज़ आर नेसेसरीली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू क्रिएट द सोशल वेलफेयर। मतलब भाई गवर्नमेंट क्या कर रही, भाई गवर्नमेंट का काम है, भाई ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि ये रोड बनाए, ये करे, मतलब क्या है, गवर्नमेंट अगर हमने सरकार को चुना है तो सरकार क्या करेगी, इन तरह की पॉलिसीज़ को लेके आएगी, इन तरह की चीज़ों को लेके आएगी जो कि मतलब सोशल वेलफेयर आप देखेंगे, जिसमें क्या है लोगों के वेलफेयर की काम बात करती है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो रिमोट एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कहाँ देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको सिटी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्या होगी, अर्निंग होगी। लेकिन क्या है कि इस गवर्नमेंट का काम क्या है बताइए, गवर्नमेंट विलेज एरिया रिमोट एरिया में हॉस्पिटल्स बनाती है, वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट करती है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, डिफरेंट तरह की योजनाओं में क्या करती है वो मेडिसिन्स भी देती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी कुछ हेल्प कर रही गवर्नमेंट। फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको देखने को मिलेगा कि इनइक्वालिटीज़ असमानताएं हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ कार्य कैसे करेगी, मतलब कि वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट का जो होता है कि वो रिच पर्सन पे वो ज़्यादा टैक्स वो इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, और उनके जो पैसे मिलेंगे वो क्या कर देगी, पुअर के वेलफेयर में वो चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगी। तो मतलब ये हो गया रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। असमानता जो इनकम और वेल्थ में है उसको दूर करने का काम गवर्नमेंट करेगी। ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी is an inherent part of the every economic activity. Government aim to reduce such inequalities of income and wealth. अब कैसे करेगी भाई गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज़ को कैसे दूर करेगी, वो क्या करेगी, रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देगी और जो टैक्स से पैसा मिलेगा वो क्या करेगी, पुअर के वेलफेयर में खर्च कर देगी। और इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा रिच का इनकम और रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। और इससे क्या देखने को मिलेगा, जो पुअर व्यक्ति है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और दस रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इससे इनइक्वालिटीज़ और इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम में देखने को मिल रही है वो कम होती मिलेगी। फिर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है, प्राइस में फ्लक्चुएशन जो आपको बड़े स्तर पे देखने मिलता है। सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। क्या करती है वो, अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। और गवर्नमेंट कैन एक्साइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशन ओवर द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्लक्चुएशन में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन है तो इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी के केस में क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कम करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए क्या करेगी, अपने खर्चों को रोक देगी। अब रोकने देगी, कम कर देगी। जब कम कर देगी तो लोगों के पास पैसे कम जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी मार्केट में देखने को मिल रही है वो कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन में के केस में क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। एक्सपेंडिचर बहुत तरह के गवर्नमेंट के उस पर बढ़ा देगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सामान खरीदेगी, लोगों के पास पैसा खर्च करेंगे। ओके, अरे लोगों के पास जब लोगों के पास पैसे आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तब लोग पैसा खर्च करेंगे, तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा यहाँ पे और नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब इकोनॉमिक को स्टेबल पोजीशन में लेके आना है। ओके, फिर क्या बोल रहा है,
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि नेचुरल मोनोपोलीज, मोनोपोली आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज बाय द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, जो को इस्टेब्लिश किया गया है सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए। जैसे कि बजट इज़ प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द मैनेजिंग सच इंटरप्राइजेज एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। अब देखिए नेचुरल मोनोपोली क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि सिंगल फॉर्म आपको क्या करती है, फॉर्म जो है कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट विच इज़ लोअर दैन दैट ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिंग फॉर्म, जो कि क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनकी कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मेनी बहुत सारे कॉम्पिटिटिंग फॉर्म है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, रेलवे में फेयर क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, आप कम कॉस्ट में आप मतलब ज़्यादा किलोमीटर्स आप चले जाते हो। तो ये चीज़ें आपको क्या होती है कि आपको नेचुरल मोनोपोली में देखने को मिलती है। इसमें क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो ऑपरेट मैनेज एंड कंट्रोल द नेचुरल मोनोपोली लाइक व्हाट, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सस्ते में आपको सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें होती है। फिर बात होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकॉनमी, दैट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी। आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटपुट में इंक्रीज देखोगे, ना कि प्राइस में इंक्रीज देखोगे। आउटपुट में इंक्रीज होगा तो भाई जाहिर सी बात है आपकी इकॉनमी में ग्रोथ होगा। और इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट एंड अदर इंसेंटिव टू फॉर द प्रोडक्टिव वेंचर एंड प्रोडक्ट एंड इट कैन स्टिमुलेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। अगर देखिए गवर्नमेंट अगर टैक्स में रिबेट देगी और अदर इंसेंटिव देगी फॉर व्हाट, प्रोडक्टिव वेंचर के लिए, प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इट कैन स्टिमुलेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। ये क्या स्टिमुलेट क्या करेगा, सेविंग, लोग के पास देखिए सेविंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर उससे बैंक क्या करेगी, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब वो बोरोइंग मतलब करते हैं इन्वेस्टर, तो कहीं ना कहीं क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आपके इकॉनमी में देखने को मिलेगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहा है आपका, spending on the infrastructure of the economy enhances the production activity in the different sector of the economy, and government expenditure is a major factor generate demand for different types of goods and services in the economy, which induces the growth in the private sector। क्या बता रहा है स्टूडेंट, स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी, स्पेंडिंग क्या कर रहा है, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी, ये इन्हेंस करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकॉनमी। बहुत सारे सेक्टर्स में क्या होते हैं, अब डिफरेंट सेक्टर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है, एक मेजर फैक्टर है दैट जनरेट द डिमांड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट जब क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी बहुत सारे मेजर जगहों पे, तो क्या होगा, इससे ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होगा तमाम गुड्स और सर्विसेज आपकी इकॉनमी की जो अंदर है, और इससे क्या होगा, इससे आपका ग्रोथ होगा किसमें, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट के खर्चे से, इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होता है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, तो हाउएवर या फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा है, 2 लाइन और लिखा है, देख लेते हैं। बिफोर प्लानिंग सच एक्सपेंडिचर, रिबेट और सब्सिडीज, गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट, एंड आल्सो देयर में बी अ रिस्क ऑफ डेब्ट ट्रैप्ड इफ लोन्स आर टू हाई एंड फाइनेंस द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, बिफोर प्लानिंग सच एक्सपेंडिचर, उसे रेट और सब्सिडीज भी ध्यान देती है, और गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट, इन्फ्लेशन और टैक्स रेट को भी ध्यान में देती है, ठीक है। और डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। डेब्ट ट्रैप का मतलब कि आपने लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो इंटरेस्ट के लिए, पेमेंट के लिए आपको फुल लोन लेना पड़ा, तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, डेब्ट ट्रैप। और लास्ट में बोला रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड द सेटिंग अप द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन। क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट का एम क्या होता है, रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटी को थ्रू व्हाट, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करती है बताइए, ठीक है।
क्या करेगी बताइए, रिड्यूस करेगी। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका एम यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। और फॉर इनकरेजिंग एंड सेटिंग अप द प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, क्या करने के लिए बताइए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन में ये क्या करना है आपको, प्रोडक्शन यूनिट को लेके आना है। ओके, तो रीजन वाइज क्या करना है आपको, डिस्पैरिटीज़ को कम करना है, रीजन वाइज रीजनल जो असमानता है उनको आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है, रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटी, टैक्सेशन, टैक्स और एक्सपेंडिचर के पॉलिसी के थ्रू, और फॉर इंकरेजिंग सेटिंग अप इन द प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, जैसे कि झारखंड के कुछ जगहों पे, पूर्वांचल, पूर्वी यूपी में क्या करती है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अभी और मिल रही है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, और इफ देयर एनी प्रॉब्लम यू कैन प्लीज आस्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।